हाँ जी सीए साहब, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? ये ढीले ढाले बच्चों, नेहा बड़े ढीला से बैठी है, क्या बात? अच्छा, नेहा कह रही है, कहती है अब बैठती हूँ, तैयार हो क्या? अब बताओ क्या कहना है। नेहा तैयार थोड़ी ना होना है। आओ, हम लोगों ने आपको पता है क्या शुरू किया हुआ था? सर हमें सब पता है, आपने एक चैप्टर शुरू करवा रखा था और चैप्टर का नाम था वो कंसाइनमेंट। और आप कह रहे थे एक आदमी दूसरे को सामान भेजता है, वो कंसाइनर होता है, वो कंसाइनी होती है, ओनर कंसाइनर, सारे खर्चे उसके होते हैं। ऐसी कुछ बातें की थी आपने। आपने कहा था हमारा पर्पस प्रॉफिट कैलकुलेशन करना है, जिसके अंदर स्टॉक वैल्यूएशन करना आ गया था, हमें हमें नॉर्मल लॉस आ गया था, हमें एबनॉर्मल लॉस आ गया था, और गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन गोडाउन, पता नहीं क्या क्या बीमारियां आ गई थी। हमने घर पे रिवाइज किया। आज मैं आपके साथ कुछ आगे बातें करना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं? बोलो हम तैयार हैं। आज कंसाइनमेंट का बैंड बजा देंगे, आज ईट से ईट बजा देंगे, आज कंसाइनमेंट को नहीं छोड़ेंगे। हीरे हो बेटे, आप कहां छोड़ने वाले कंसाइनमेंट को? हाँ, तो आप मेरी बात को समझे, मैंने क्या क्या बातें सिखा दी थी आपको। और पहले तो मेरा दिल एक कर रहा है कि एक एग्जाम्पल ले लूं, जितनी बातें सिखाई थी सारों का एक ताजा ताजा एग्जाम्पल हो जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़े। आज बोलो खत्म करके हटेंगे। नीरज ने मुस्कान को सामान भेजा, सुबह सुबह का टाइम है, और आप एग्जाम्पल बता दो क्या है। हाँ, एग्जाम्पल। 9 9 10 9 10 10 11 10 11 सॉरी 10 11 10 10 ही है। चलो कोई बात नहीं, आज तक हमने 20% जोड़ लूं, 2.5 लाख को 125 से डिवाइड करो, कितना आता है? 2000। आईपी 2.5 लाख रुपए। बताओ बच्चों, हीरे हो आप, है ना? कितने से डिवाइड किया था 2.5 लाख सो? तो फिर लिखो 20% ऑन कॉस्ट पे सामान भेजते हैं। ओके, लोडिंग के खर्चे हुए 20,000 रुपए। अब पूरा पूरा क्वेश्चन करेंगे जैसे करते हैं, है ना? अब ये भेजी मैंने 1,000 यूनिट्स, 1,000 यूनिट्स दिल था। यहां पे अनलोडिंग हुई, जिसका खर्चा आया 30,000 रुपए। यहां पे सेलिंग एक्सपेंसेस हुए, जिनका खर्चा आया 10,000 रुपए। यहां पे बेड डेट्स हुए 4,000 रुपए के। यहां पे सेल हुई 400 यूनिट्स, 8 लाख रुपए की। 400 यूनिट्स 8 लाख रुपए की। नॉर्मल लॉस है 100 यूनिट्स, एबनॉर्मल लॉस है 200 यूनिट्स। एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट है। हीरे हो आप बेटे, हीरे। बोलो ना हम हीरे हैं सर। एक तो घर से सड़ के आते हैं, बिल्कुल बोलते नहीं आप, एक थोड़ा बोला करो, जागो थोड़ा सा। तो ना घर से लड़के आए मेरे पे गुस्सा उतारोगे। ये तो मम्मी मार के भेजती है रोज इनको। अच्छा, कमीशन। वो कह रही है हाँ मेरी मम्मी ने तो आज तक मुझे नहीं मारा, बस एक बार मारा था, जिस दिन मारा था बड़ा। कमीशन 10%। लिखा ही नहीं डेल क्रेडिटेड है कि नॉर्मल है, तो दिस इज नॉर्मल कमीशन है। कैसा लग रहा है आपको? हाँ लगेगा, अच्छा क्यों नहीं लगेगा, मैं हूं ना। अब आगे चलो, कैलकुलेट प्रॉफिट और हाउ मच अमाउंट रिसीवेबल। किसी को कोई डाउट हो तो बात कर सकता है, वरना हम आगे बढ़े। सर आगे बढ़ो, वो तो मुझे पता ही है, हो तुम गंदे। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? कंसाइनमेंट अकाउंट। 2, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट पर माल भेजा गया, कितने रुपए का था? 2.5 लाख रुपए का। क्या चीज है ये? आईपी। एक धोखा है इसके अंदर, मैं जानता हूं आपका नेचर। लोडिंग के खर्चे
टू कैश लोडिंग के एक्सपेंसेस 20,000 रुपए के, अनलोडिंग सेलिंग बेड डेट्स यहां पे टू मुस्कान, अनलोडिंग कितने अनलोडिंग 30,000, सेलिंग 10,000, बेड डेट्स 4,000। कोई डाउट है किसी को? यहां तक बातें हो गई। सेल्स बाय मुस्कान, सेल्स कितने रुपए की 8 लाख रुपए की। हीरे हो आप, हीरे। मतलब कई बार तो दिल पता सोचो ना, बस क्या कहने को कहता है, बस दिल ऐसा कहता है, बाग बाग हो जाता है आपको देखते। मेरा जितना भी गम हो दुख हो आपको देखते ही गम दूर। 80,000 रुपए कमीशन। आप मुझे बताओ बेडर्स यहां आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। व्हाई नॉट? इफ देयर इज अ डेल क्रेडिट कमीशन देन दैट इज नॉट ट्रांसफर इन द कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके सर। अब मुझे कैलकुलेट करना होगा गुड्स एंड रिजर्व। क्यों? ये 2.5 लाख तू हमें धोखा देता है, तेरे में प्रॉफिट है। हाँ तो लिख लो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट रिजर्व। 2.5 लाख को डिवाइड कितने से करूं? वाई 25% ऑन कॉस्ट। हे क्वेश्चन, तेरी कॉस्ट 100 है, तेरा प्रॉफिट 25 है, तेरी आईपी 125 है, ये आईपी है। ओके, हीरे हो आप। ये बताऊं मैं आपको मैडम ने कैसे याद करवाया था आपको? बेटे जब आफ्टर होता है तो 25/125 हो जाता है। याद है आपको? ये वही है, बस मैंने थोड़ी गेम घुमा ली। कितना आया? 50,000। फिर बच्चे दुखी रहते थे, कभी आ जाता है कभी नहीं आता ही। बाय गुड सेंट रिजर्व कितना आ गया? 50,000। क्या मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी होगी? यस। क्या मुझे एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालनी होगी? यस। पहले एबनॉर्मल की निकालते हैं। वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का क्या मंत्र बताया गया आपको? अगर एबनॉर्मल लॉस गोडाउन में है तो लाइक एज क्लोजिंग स्टॉक, और अगर रास्ते में है तो पंगा है। तो ये कहां पर है? रास्ते में है, रास्ते में है। चलो आईपी ले लू 2.5 लाख, लोडिंग ले लू 20,000। क्या अनलोडिंग लू? ना 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 सर ना, बिल्कुल नहीं, आप गुस्से में आ रहे हो। 2.5 लाख प्लस 20,000 डिवाइड कितने से करूं? देखो 1,000 गई थी, 100 क्या है नॉर्मल, तो कितने से डिवाइड करूं? 900 से। हीरे दिल जीत रहे हो बिल्कुल। मल्टीप्लाई कितने से करूं? मल्टीप्लाई 200 एबनॉर्मल लॉस से। छा गए बेटे, बस मैं कुछ कह नहीं सकता। कितना? 60,000। मैं दिल मारता, दिल चीर के नहीं दिखा सकता बस आपको मैं, और कुछ नहीं बस। एबनॉर्मल लॉस रिजर्व। अब अगर आप मुझे कहो ना सर जान दे दो, मैं जान दे दूं। एबनॉर्मल लॉस रिजर्व, एबनॉर्मल लॉस रिजर्व। हमेशा छुट्टी की बात करते रहेंगे। जान मांगने को कहा, छुट्टी नहीं। 50,000 जान मांगते तो देना आसान था। 50,000 पूरा रिजर्व है। ये कितने पर है? 900 पर। तो 200 पर कितना? 11,111। लेस कर दो इसमें से। क्या बच्चे छुट्टी मांग रहे? मांगते जान मांगते। कितना? ठीक है, ये आ गया क्लोज एबनॉर्मल लॉस बाय एबनॉर्मल लॉस। मांगनी थी तो जान मांगते। क्या मांग लिया तुमने? छुट्टी। इतनी छोटी चीज ये तुम्हें बिल्कुल नहीं दे सकता। यहां तक समझ में आ गई? वैल्यू ऑफ स्टॉक। अब मजा आएगा। चलो 2.5 लाख डिवाइड 2.5 लाख प्लस 20,000। देखो मैं मरवाता हूं डायलॉग, रुक जा। 2.5 लाख प्लस 20,000 डिवाइड बाय कितना करूं? आराम से दिमाग चलना चाहिए आपका। डिवाइड बाय 900 चलना चाहिए का मतलब वैसे चलना चाहिए आपका दिमाग। मल्टीप्लाई कितने से करूं? मल्टीप्लाई क्यों? 1000 थी, 100 रास्ते में निकल गई, 900, 200 ये निकल गई,
900 200 की 700 400 बेच दी तो 300। ओ नो, हीरे हीरे 90,000। मुस्कान के खर्चे तो लेने ही नहीं, लेने हैं। ये 9 वाला कौन था? ये 9 जिस दिन मेरा हाथ उठ गया ना 30,000 की अनलोडिंग बेटे। 9 डिवाइड बाय 900, डिवाइड बाय 900 700। बस यही तो दिल जीतने की आदत है तुम्हारी, यही से इन अदाओं पे तो मैं फिदा हूं तुम्हारी। 700 इंटू 300 12857 टोटल 1,02,857। स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व कैसे करोगे? 1,02,857। अरे क्या लिख रहे हो सर, तुम नहीं बोल रही है। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइड बाय 900। बोलो जल्दी। 16,667। ठीक है, आ जाओ बच्चों। बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कितने रुपए है? 102,857 टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 16,687। अब निकालो प्रॉफिट। प्रॉफिट आ गए बेटे, प्रॉफिट। हाँ वहीं से माइनस कर सकते। वन 1079 दुष्ट कहीं के 10। ए मूर्खो 5,91,000। हाँ समझ गया मैं, 079। यहां तक समझ में आ गया आपको बेटे? क्या ये मुश्किल था? बोलो आग लगा देंगे। नहीं बेटे ज्यादा नहीं, यहां तक समझ में आ गया आपको? चलो अब मैं वो ना बनाऊ ना कंसाइनिंग अकाउंट, कुछ समझा लूंगा अब। मतलब आ तो गई सारी बातें अब आपको, अब तो आप दिल जीतने वाली बातें कर रहे हो। आ जाओ अब मैं आगे बातें सिखाता हूं। आराम से कुछ जर्नल एंट्रियां सिखाना चाहता हूं कंसाइनर की बुक में। किसकी बुक में? कंसाइनर की बुक में। अभी खत्म नहीं हुआ, एक दो बातें रह गई हैं कमीशन की, उसके बाद मैं चैप्टर को समाप्ति की घोषणा कर सकता हूं। मुझे पता है बच्चे क्या कह रहे, कह रहे कुछ जर्नल एंट्रियां सिखाओ। आप पहले मेरी बात समझो। आपने पी एंड एल अकाउंट तो देखा होगा, हाँ या ना? बेटे पी एंड एल अकाउंट एक गंगा नदी है जो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। दिस इज अ रिवर ऑफ गंगा। ओके, हाँ। आपने आज तक देखा होगा एक ट्रेडिंग अकाउंट नाम की छोटी सी नदी चलती हुई आती है और पी एंड एल में मिल जाती है। गंगा उड़गी चौड़ी होगी, ये लो, मेरी बात समझ में आ गई? तो आप जानते होंगे एक ट्रेडिंग रूपी गंगा, वो छोटी सी नदी जो अपना जीपी बहाते हुए लाती है या ग्रोस लॉस भी बहाते हुए लाती है, वो तो अलग बात है। ऐसी बेटे आपके दिमाग में यह है कि ट्रेडिंग के बाद ही पी एंड एल बनता है, ऐसा नहीं है। हमारे अगर 50 बिजनेस है, 50 बिजनेस के अलग अलग अकाउंट बनते हैं और सबका पी एंड एल अकाउंट एक बनता है। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, मेरा कंसाइनमेंट का बिजनेस है, मेरी अपनी तो दुकान है ही है मोबाइलों की, जिसे जीपी और जीएल आता होगा। मैंने कंसाइनमेंट पर भी बिजनेस किया हुआ है, इसके लिए एक अलग से नदी चल पड़ती है। कौन सी? कंसाइनमेंट अकाउंट। ये भी अपने प्रॉफिट लॉस लाती है और गंगा नदी में मिक्स कर देती है। सीधी सी बात है, अगर नदियों में गंद ज्यादा होगा तो गंगा गंदी होगी, और गंद अगर साफ होगा पानी तो गंगा साफ होगी। सीधी सी बात है, ग्रोस लॉस ज्यादा होंगे तो गंदी तो नहीं है इसने। बोलो आधे बच्चे, राम तेरी गंगा मैली होगी मूवी थी एक, मूर्खो ये वो नहीं चल रही। आगे
ऐसे ही मेरी अपनी लापरवाही के कारण मुझे नुकसान होते हैं, उसका अलग अकाउंट बनता है एबनॉर्मल लॉस। वो अपने घाटे बहाते हुए लाता है और गंगा नदी में झोंक देता है। आपको मेरी बात समझ आई? ऐसे हो सकता है बड़ी सारी नदियां हो सकती हैं। जैसे अब तो एक चैप्टर हट गया आपका, एक चैप्टर हुआ करता था जॉइंट वेंचर, हम दो लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, वो भी अपना अलग से अकाउंट बनाते हैं, वहां से प्रॉफिट लॉस आते हैं, वो प्रॉफिट लॉस भी इस गंगा नदी में मिलते हैं। और एंड में गंगा नदी अपना रिजल्ट बताती है जब समुद्र में मिलने वाली होती है कि मैं गंदा पानी लेके आई हूं कि अच्छा पानी। मेरी बात समझी? समुद्र मतलब कैपिटल में जब जाना होता है। मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट? पहले तो आप सबको यह समझ में आ जानी चाहिए कि आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ ट्रेडिंग के अकाउंट साथ ही पी एंडल होता है, कंसाइनमेंट के साथ भी होता है, जॉइंट वेंचर के साथ भी होता है, एबनॉर्मल लॉस के साथ भी होता है। मतलब आपको समझ में आ रही है ना? पी एंडल अकाउंट तो आपके ओवरऑल प्रॉफिट्स को शो ऑफ करता है। मैंने लैंड बेची, मुझे लैंड से प्रॉफिट्स आते तो वो भी इधर ही आ जाते हैं। हे गधो, क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? अच्छा, अब ध्यान से मेरे को आपको सिखानी है सिर्फ कंसाइनमेंट के बारे में। आपने कंसाइनमेंट के बारे में अलग से खाता बनाना है। ओके, तो हम लोग कैसा करते हैं ध्यान से सोचना। पहले हम परचेज करके ले आते हैं सारा सामान। मान लो मैंने मोबाइल खरीदे तो मैं एंट्री बनाता हूं परचेज अकाउंट डेबिट, अभी लिखना नहीं है आपने, टू क्रेडिटर। मान लो मैंने 1 लाख का सामान खरीदा। कोई डाउट? अब ये परचेज हम कहां डाल देते हैं? ट्रेडिंग में। मेरी बात समझ में आ गई? कहां पे चली जाती है ये? ट्रेडिंग में। अब मैंने इस 1 लाख के सामान में से 40,000 का सामान कंसाइनमेंट के लिए भेज दिया। किसके लिए भेज दिया? कंसाइनमेंट के लिए। बाकी 60,000 का सामान मैंने अपनी दुकान में रखा, ये मेरी शॉप में है। तो ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में ही पड़ा रहेगा क्योंकि शॉप का तो ट्रेडिंग अकाउंट होता है। जो 40,000 रुपए का सामान है ये मुझे अपने ट्रेडिंग अकाउंट से बाहर निकालना होगा। क्या एंट्री बनती है? ध्यान से, पहले कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट को डेबिट करते हैं। या आप एक काम करो, पहले ट्रेडिंग से सामान निकालते हैं। गुड्स, यही 2 एंट्री मुश्किल है बस। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट से सामान निकाला जाता है। मान लो मैंने 40,000 का सामान ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल दिया। भाई गुड सेंट डेबिट हो गया और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो ट्रेडिंग अकाउंट से सामान निकल गया ना। इसके बाद जो ये गुड सेंट है ये कंसाइनमेंट पर भेजा जाता है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। मान लो आईपी पर सामान भेजा गया तो आईपी आ जाता है। 40,000 10,000 का स्टॉक रिजर्व हो जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो इस तरह से पहले सामान निकाले जाते हैं। सबसे पहले मैं कंसाइनमेंट की एंट्री सिखा रहा था। सामान ट्रेडिंग अकाउंट से निकाला जाता है। क्या एंट्री बनती है? आप देखो जब ट्रेडिंग अकाउंट से निकाला जाएगा तो ट्रेडिंग को क्रेडिट किया जाएगा। देखो जब सामान खरीदा, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, पहले सामान खरीदा 1 लाख डेबिट हो गया। अब इसे क्रेडिट ही तो करेंगे बाय गुड सेंट 40,000 रुपए, और ये 40,000 कहां चला जाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट में टू वो गुड सेंट 40,000 रुपए। अगर 50 का हो तो 50। आपको मेरी बात समझ में आ गई है? तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट से सामान निकाला जाता है और फिर कंसाइनमेंट अकाउंट में सामान पहुंचाया जाता है। किसी से पहले मेरी बात समझ में आ गई? अब ध्यान से मेरे साथ समझने की कोशिश करेंगे। कंसाइनर गुड सेंट की क्या एंट्रियां बनाता है और कंसाइनी, बाद में नोट करना भी कुछ नहीं, क्या एंट्रियां बनाता है। गुड सेंट की क्या एंट्रियां बनती हैं? यह बनाता है गुड सेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और वो भी किस पर? कोस्ट पर। ठीक है, फिर ये एंट्री बनाता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट
ये आईपी पे, ये इसकी कोई एंट्री नहीं बनाता। ये तो सिर्फ बिल्कुल ऐसा हो गया, कंसाइनर ने अपने ट्रेडिंग अकाउंट से सामान उठाना, एक दुकान से सामान उठाया, दूसरी दुकान पे सामान रख दिया, कोई ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, सिर्फ आउटफ्लो ऑफ गुड्स हुआ, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। जब हम किसी को माल बेचते हैं तो गुड्स सेल हो जाता है, उसमें ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है और गुड्स का भी आउटफ्लो हो जाता है। यहां पे गुड्स का तो आउटफ्लो हो गया पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, इसी वजह से कंसाइनर सिर्फ एक गोडाउन से लेकर दूसरे गोडाउन की एंट्री बनाता है, कंसाइनी कोई एंट्री नहीं बनाता। मतलब मैं अगर यहां पे बात करूं आपसे, मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहां आउटफ्लो ऑफ गुड्स है, ओनरशिप नो ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। सेल के केस में क्या होता है, दोनों हो जाती हैं, आउटफ्लो भी हो जाता है और ओनरशिप भी ट्रांसफर होती है। अगर मैं सेल के केस में और कंसाइनमेंट में केस में समानता की बात करूं तो एक ही सिमिलरिटी है कि आउटफ्लो ऑफ गुड्स है, ठीक है। इसी रीजन से कंसाइनी एंट्री नहीं बनाता। आपको पता है मैं ये रीजन क्यों बता रहा हूं। एक नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन ट्रू फॉल्स विद रीजन बताना होगा, तब मुझे रीजन बताने होंगे। कोई डाउट है किसी को? ये बस इसमें और सेल में बस एक ही समानता है, आउटफ्लो, ओनरशिप नो ट्रांसफर। कंसाइनी क्या करेगा, कोई एंट्री नहीं बनाएगा। इसके बाद अगली बात करते हैं, अब आ जाते हैं खर्चों पे, एक्सपेंसेस पे। आपको पता है कंसाइनर खर्चे करता है, कंसाइनर एक्सपेंसेस करता है। अब जब हम ट्रेडिंग अकाउंट वाले खर्चे करते हैं, नॉर्मल खर्चे करते हैं, वो तो ऐसी एंट्रियां बनती है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये ऐसे नहीं बनती। ये कहते हैं छोटा सा काम हमने साइड बिजनेस शुरू किया हुआ है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, होती तो वेजेस टू कैश है, जैसे एक बात हो, वैसे हम नॉर्मल एंट्री बनाते हैं वेजेस टू कैश, फिर क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस, हम 2 एंट्रियां बनाया करते हैं ऐसे। अब हम करते हैं वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, दूसरी अब कंसाइनमेंट है ना, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश टू वेजेस। क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये अलग बिजनेस है, ये ट्रेडिंग वाला बिजनेस थोड़ी ना है। आपको लुको पैसिलो ने बताया हुआ है कि भाई साहब खर्चे जिस बिजनेस के हो मैचिंग करनी चाहिए, उसी बिजनेस के खर्चे डालने चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब हम सीधी एंट्री बना देते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कौन सी बना देते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कंसाइनी इसकी कोई एंट्री नहीं बनाता, मेरा बिजनेस मैं खर्चे करूं, वो क्यों एंट्री बनाएगा? मेरी बात समझ में आई है? कंसाइनी ने अभी भी कोई एंट्री नहीं बनाई, गुड्स रेंट की भी कोई एंट्री नहीं बनाई उसने, उसने खर्चों की भी कोई एंट्री नहीं बनाई। अब कंसाइनी एक्सपेंसेस, देखो मैंने चाय वाले को पैसे देने थे, मैंने कहा आप दे आओ मेरे पैसे, तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा, चाय वाला अकाउंट डेबिट या एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, आपका नाम आपको देने मैंने, आप क्या एंट्री बनाएंगे, मेरा नाम अकाउंट डेबिट टू कैश, आपके पास से कैश गया। तो कंसाइनी जब खर्चे करता है हम एंट्री बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, और ये एंट्री बनाता है इसकी, कहता है कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश। मेरी बात समझ में आ गई? ये कंसाइनी ने खर्चे किए, ये अपनी कमीशन की भी सेम एंट्री बनाता है, इसी कमीशन की बता देता हूं, खर्चों की तो हो गई, अब कमीशन की बता देता हूं। कमीशन की एंट्री हमारे लिए तो खर्चा ही है, हम तो वैसी एंट्री बनाते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, एंट्री नहीं पूछी जाएंगी बिल्कुल भी, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, खर्चा डेबिट हो गया और मेरे कंसाइनी को पैसे देने हैं। ये क्या एंट्री बनाता है, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कमीशन, पैसे नहीं गए ना इसके पास से, इसने तो लेने हैं, इसकी इनकम है। किस किस की बात समझ में आ गई? इसकी इनकम बन जाती है ये। मेरी बात किस किस को समझ में आ गई है कि कौन आदमी क्या एंट्रियां बनाएगा?
तीन चार बातें की थी हमने, याद है आपको? कौन कौन सी की थी? गुड सेंट होता है, दूसरा एक्सपेंसेस होते हैं, अब कमीशन होती है। एक एक एंट्री की डिस्कशन करते हुए चलेंगे। अभी तक इसने सिर्फ दो ही एंट्री बनाई है, अब कमीशन भी हो गई। कमीशन के बाद अब बैड डेट्स को ना लेके आओ, पहले सिंपल लेके आओ ना, सेल्स ले लो। सेल्स लो जी, सेल्स। जैसे ही सेल होती है, ये सेल है किसकी? हमारी, उसकी थोड़ी ना। हम क्या बोलते हैं? हम कंसाइनर से पैसे लेंगे, कंसाइनी से पैसे लेंगे, कंसाइनी। हम कंसाइनी से पैसे लेंगे और हमारी कंसाइनमेंट अकाउंट, हमने कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखा है ना ये सेल्स। देखा ना आपने वहां पे कंसाइनमेंट क्रेडिट में लिख दिया था मैंने, कंसाइनमेंट अकाउंट सेल्स। इसने हमें वो पैसे देने होते हैं। ये क्या एंट्री बनाता है? कहता है वो ना, डेटर से पैसे लूंगा, अगर नगद आगे तो कैश, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, उनसे पैसे लेने हैं और कंसाइनर को देने हैं। कोई डाउट है किसी को? सोच लो अभी भी, आराम से सोच सोच के एंट्रियां बनानी है, कोई जल्दी नहीं है इस बारे में हमें। कोई दिक्कत है? सेल हो गई। अब बाकी और क्या बचता है? स्टॉक, स्टॉक बचता है। आ जाओ, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। सोचो, इसका तो स्टॉक ही नहीं है ये तो कोई एंट्री नहीं बनाता इस बात की, नो एंट्री। ये कह रहा है मेरा स्टॉक ही नहीं, मैं क्यों बनाऊं एंट्री? ये बनाता है। क्या बनाता है ये? कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट कर रखा है इन्होंने, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ठीक है बच्चों? एबनॉर्मल लॉस होता है, एबनॉर्मल लॉस। बताओ जल्दी, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ये तो कोई एंट्री नहीं बनाएगा, इसको क्या मतलब एंट्री से? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। अभी तक हमने जो किया वो समझिए आप। मैंने आपको सिखाया गुड सेंट की एंट्रियां, फिर मैंने सिखाई एक्सपेंसेस की एंट्रियां कि भाई एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस है, कमीशन है। इसके बाद मैंने आपको सिखाई सेल, फिर स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, फिर एबनॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस की तो एंट्री ही नहीं होती, वो तो यूनिट्स कम करते, बात खत्म। बैड डेट्स की एंट्री, बैड डेट्स की एंट्री, तो बैड डेट्स। अगर डेल क्रेडिटेड कमीशन नहीं दी गई, नो डेल क्रेडिटेड कमीशन, तो ये क्या बोलता है? ये कह रहा है मेरा घाटा हो गया, अब कंसाइनी पैसे नहीं देगा। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट या कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनी मेरे पैसे नहीं देगा। नहीं, कंसाइनर बना रहा है ना ये एंट्री। कंसाइनर कह रहा है कंसाइनी से पैसे लेने, तो कंसाइनी मेरी एसेट से डेबिट था, वो तो क्रेडिट हो गया। बैड डेट्स मेरा लॉस है, डेबिट हो गया। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। कंसाइनर बोलेगा ये, हाँ पूछो, कोई बात नहीं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ, कंसाइनमेंट में टू बैड डेट्स, ऐसे भी लिखते हैं, टू कंसाइनी भी लिख सकते हैं वहां पे। आप ये देखो मैंने कैसे किया था, दिखाता हूं मैं आपको। मैंने बैड डेट्स वाला भी करके दिखाया था आपको। ये लो, ये इससे पीछे था। ऊपर क्या लिखा हुआ था? टू कंसाइनी, अंदर लिखा था बैड डेट्स। समझ में आ गई आपको? और ये क्या एंट्री बनाता है? ये कहता है मैं पैसे दूंगा ही नहीं, डेटर्स मुझे नहीं पैसे दे रहे, तो मैं कहां से दूं लेके। ये क्या कहता है? ये कहता है कंसाइनर अकाउंट डेबिट। कंसाइनर अब तुम खत्म हो गए, मेरी लायबिलिटी खत्म, टू ट्रेड रिसीवेबल।
ना मैंने ट्रेड रिसीवेबल से पैसे लेने, ना मुझे वो पैसे देंगे ना मुझे वो पैसे देंगे। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? चलूं आगे? कौन सी? कंसाइनर वाली। एक बात तो जब सेल की थी, जब सेल की थी इसने क्या एंट्री बनाई थी कि मैं रिसीवेबल से पैसे दूंगा, कंसाइनर को दूंगा। अब रिसीवेबल दे नहीं रहे तो उल्टी कर दो इसको, कंसाइनर डेबिट हो गया, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। किसको? नहीं, बाद में से पैसों का हिसाब तो देना है ना उसको। भाई मैंने इतनी सेल की थी, ये पैसे बनते हैं आपके, इसमें से लोग इतने पैसे नहीं दे रहे, इसमें से मैंने इतने खर्चे कर रखे हैं, ये सिर्फ वही एंट्रियां कर रहा है अपने वाली। बात समझ में आ गई? और इफ डेल क्रेडिटेड कमीशन गिवन, कमीशन, तो ये तो कोई एंट्री नहीं बनाएगा कि मेरे को क्या मतलब तेरे बैड डेट से, ये एंट्री बनाएगा, कहेगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल तो पैसे दे नहीं रहे, हाँ या ना? वो तो बैड डेट्स हो गए। कंसाइनर तो कम नहीं करेगा ना अपने पैसे, ये कंसाइनर को डेबिट ही नहीं कर पाएंगे, घाटा इनका हो गया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। ऐसे केस में इनकी इनकम पता कितनी हो जाएगी? कमीशन माइनस बैड डेट्स। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? लो जी, बैड डेट्स की बातें भी हो गई। इसके अलावा आपको छोटी मोटी एंट्रियां मिल सकती हैं, स्मॉल एंट्रीज। क्या? कंसाइनी ने 5 लाख रुपए का चेक भेजा, चेक रिसीव फ्रॉम कंसाइनर, रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी। क्या बनेगी एंट्री? कंसाइनी अकाउंट नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, और ये क्या बनाएगा? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कहेगा उसने उसको बीपीबीआर दे दिया, बीआर दे दिया, बीआर रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी। जल्दी बताओ, बीआर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, और ये कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बीपी। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? मुझे पता है आपका दिल क्या कह रहा है, हम ये सारी एंट्रियां लिखना चाहते हैं। खोलो कॉपी और लिख लो मुझे क्या कह रहे हो, फिर लिखो थ्योरी में जर्नल एंट्रीज। जल्दी जल्दी लिखें। पहले लिखें गुड्स सेंट की, पहले लिखें गुड्स सेंट की, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखना, खाली गुड्स सेंट मत लिखना। जल्दी जल्दी नोट करो थोड़ी सी। जल्द से जल्द। लिख लिया आपने लोगों ने? चलो आगे। सेल की एंट्री के बाद आप लिखें ये एक्सपेंसेस की एंट्रीज। सेल की एंट्री के बाद आप लिखें एक्सपेंसेस की एंट्रीज। अरे सेल की नहीं, गुड सेंट की एंट्री के बाद, सॉरी मजाक कर रहा था मैं। गुड सेंट की एंट्री के बाद आप लिखें एक्सपेंसेस की एंट्री।
नेक्स्ट सेल की एंट्री, कंसाइनर को देने हैं वो पैसे मैंने, मैं इतनी आपके जा नहीं सकता, आपकी बेसिक नॉलेज की कमी को मैं कहां सुधारूंगा। कैश लेना है, कैश आ गया मेरे पास, आप मेरे पैसे लेके आ जाओ तो मैं क्या क्या एंट्री बनाओगे, आपने मेरे देने हैं, बार मैडम ने आपको पैसे दिए कि नीरज सर को दे देना, क्या एंट्री बनाओगे? कैश अकाउंट डेबिट टू मेरा नाम, अपने घर ले जाओगे क्या? बेसिक वीक है और करेंगे बात नॉमिनल रियल पर्सनल ढूंढने की। यार नॉमिनल रियल पर्सन से बन ही नहीं सकती, वो कुछ और ही सोच रहे हो तुम। आप मुझे बताओ ना, आप मुझे बताओ, मैंने आपसे जो बात पूछी आपको ऐसे समझ में आएगा, ऐसे समझ में ही नहीं आएगा। आपको ये मैडम बैठी है, आपको आपने इसने आपको पैसे दिए 100 रुपए और कह रही है नीरज सर को दे देना, आप क्या एंट्री बनाओगे? कैश आया, किसको देने हैं? नीरज को, कैश अकाउंट डेबिट टू नीरज, सेम एंट्री, ये कंसाइनी है, इसको आदमियों ने पैसे दिए कि उसको दे देना आप ये पैसे, कंसाइनर को क्या आया? कैश, देने किसको है? कंसाइनर को। मैं तो ये ऐसे समझा सकता हूँ आपको एंट्री, आपके तरीके से नहीं समझा सकता, तरीके से कभी आपको पहले कराया तो है, मैं समझ रहा था आपकी भाषाओं को। भूल गए क्या आप अपनी वो डेट अकाउंट डेबिट से? अब भावनाएं जगाने का क्या फायदा? ये ये भावनाएं तो आपको जगानी थी जब आप 11th क्लास में थे। जहां जो मेरे सिलेबस का पार्ट है ना, मुझे उस पर जाना है। ये तो लो सिलेबस तो खत्म होने का नाम नहीं लेता। चलो बैठ सी लिख ली क्या आपने? बातें मरवा रहे इतनी देर से यार, खोटी कर रहे हो टाइम मेरा भी अपना भी। तान्या को दो कैसे गुस्से में बैठी है कि हाँ बताया है नहीं, नहीं बता रहा, नहीं बता रहा। ना इसमें ना वो फंडा उनके लग नहीं रहा, रिसीवर वाला, इसके अंदर ना एसेट्स लायबिलिटी से सोचा जाएगा, अकाउंटिंग क्वेश्चन से। या मैं ज्यादा बातें नहीं कर सकता। बेडर्स हो गई, पुराने रूल की कुछ कमी है, जो कमी यहाँ पे थोड़ी सी शो होती है।
ध्यान तो राजा खिड़िया कहीं और लिख रही नहीं। दोनों ऐसे नहीं, एक दूसरे को परेशान करके दोनों परेशान। ये तो शुक्र है पड़ोसी को परेशान नहीं किया, तो पड़ोसी को भी छेड़ रहे थे। देखिए, बताइए बताइए, तभी मैं कह रहा हूं बचा पड़ा हूं। चलो बच्चों आगे यार। अब तुम अगला लिखो, चेक रिसीव फ्रॉम कंसाइनी एंड बी आर रिसीव। मैं इसके बाद आगे बढ़ना चाहता हूं। मेरे से रुका नहीं जा रहा यार, बहुत देर हो गई है मेरे को। हे दुष्ट देवताओं जल्दी करो। जितना मैं जोश में आया था ना, सारा जोश ठंडा कर दिया तुमने मेरा। 4 एंटे गलती कर दी, साथ साथ ही लिखवानी चाहिए। बैठे बैठे दुखी हो गया हूं मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं नहीं। हद है यार, जानबूझ के ना मजे ले रहे हैं बैठे बैठे। मैं नहीं कर रहा अब। लिखो टाइप्स ऑफ कमीशन। टाइप्स ऑफ कमीशन थ्योरी। क्या कह रहे हैं? नॉर्मली कमीशन आर 3 टाइप्स। 3 टाइप्स। नंबर 1 नॉर्मल कमीशन। नंबर 2 डेल क्रेडिटेड कमीशन। नंबर 3 ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन। नॉर्मल कमीशन, डेल क्रेडिटेड कमीशन एंड ओवर राइडिंग कमीशन। तो नॉर्मल कमीशन तो नॉर्मल ही होती है, जो हमेशा मिलती है। लेकिन नॉर्मल कमीशन, दिस कमीशन इज प्रोवाइडेड फॉर सेल ऑफ गुड्स। आपने हमारा सामान बेचा, इसी के लिए हम आपको ये कमीशन दे रहे हैं। डेट इज नॉर्मल, ये तो मिलनी ही चाहिए। दूसरी डेल क्रेडिटेड कमीशन। डेल क्रेडिटेड कमीशन लिखें, दिस कमीशन इज प्रोवाइडेड टू consignee from protection from bad debts. From bad debts provided to consignee from protection, नहीं गलत करवा दिया कुछ, for protection आएगा, for protection from bad debts। This commission provide to consignee for protection from bad debts। बैड डेट्स से प्रोटेक्ट करने के लिए कमीशन दी जाती है। इफ दिस कमीशन is provide, then all bad debts losses bear by consignee। कैसा लग रहा है आपको? अब सिखानी है आपको ओवर राइडिंग कमीशन। पहले मैं इस कमीशन के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये एक मेन कमीशन रहती है, इसके बाद मैं क्वेश्चनों पे आ जाऊंगा। जो थोड़ी बहुत कमी होगी क्वेश्चनों में ठीक करूंगा। अब बेसिक लेटर है, चल कोई नहीं। देन ऑल बैड डेट्स लॉसेस
बियर बाय कंसाइनिंग। आज मैं शुरू करूं ओवर राइडिंग कमीशन। हे देवताओं, पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मैं फिर बात करूंगा। आप तो जानते ही हैं, एक था नीरज एक थी मुस्कान। ये मुस्कान, तुझे क्या हुआ? कह रही मैं बीमार हूं। मैं कहा ओके। ओह, क्या कह रहे हो? सीधे मुंह तो बात ही नहीं करती। आज काले बाल करते बेचारी के। आपको कौन सा कलर नजर आ रहा है? चलो डार्क ब्लू बाल सही आजकल। तेरे को बड़े फैशनों का पता है। ब्लैक करो, रेड करो, आधे ब्लैक आधे रेड। अच्छा, चलो अब ध्यान से सुनना। चलो कोई नहीं, टोपी पहन के उसको देखो, कह रहे ऐसे लग रहा है टोपी पहन के अच्छे बाल नहीं है, मैं क्या करूं इसमें। और आप इसको भी जानते ही हो। और तो उसे खोपड़ी अलग बनाता हूं मैं। जानते हो ना इसको? ये कमजोर हो गए हैं। गम खा गए इनको, लेकिन आदत नहीं सुधरी इनकी। आज की कहानी में इनके पापा के बारे में जरा सुने आप, कितने चालाक हैं ये। मैं यहां, वो वहां, यूपी में, और उसके पापा कहां? यूपी में। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने ना इनको ये कहा हुआ है कि तुम ना देखो, मेरे को पता है अपनी कोस्ट 100 रुपए की है मेरी, और आईपी मेरा 110 रुपए का है, मुझे पता है। इसको खैर कोस्ट तो बताऊंगा नहीं मैं, खैर एक तो बात, ये तो बात है ही है ना। मैं इसको तो आईपी बता रहा हूं। मैंने कहा मुस्कान मेरी बात सुन ले, अगर तू आईपी पे सामान बेचेगी, आईपी पे, तो तुम्हें दूंगा 10% कमीशन। जो तो जितने का भी सामान बेचेगी, छोड़ आईपी छोड़, तो जितने का भी सामान बेचेगी 10% कमीशन। मतलब 110 का बेचेगी तो 11 रुपए, 120 का बेचेगी तो 12 रुपए, 130 का बेचेगी तो 13 रुपए। जैसा कस्टमर आए अपना दे दिया करो सामान, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई फिक्स रेट नहीं है हमारा। कहती कोई दिक्कत नहीं है। मैं इनके यहां पे जब भी सामान चेक करूं ना, सारा सामान मिनिमम रेट बता रखा है मैंने इनको, 110, 110 में बिकता है, 110 में बिकता है, 110 में बिकता है। मैंने इसे पूछा, मैं कि तुम्हारे यहां पे कोई ऐसा आदमी नहीं आता कि कभी 120 में सामान खरीदता हो? कहती ना, आती नहीं है। मैंने कमाल है यार, ऐसा तो कभी नहीं होता यार, दुकान पे कोई ऐसा कस्टमर ही ना आए। 2 साल हो गए, मैं देखता हूं 110 रुपए से चुन्नी का सामान फालतू नहीं बिका। मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं घोटाला है कर रहे हैं ये। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने मुस्कान को फोन किया, मैं कहा मुस्कान, कहती क्या बात? मैंने कहा यार एक बात बता, तुम्हारे यहां पे सामान महंगा नहीं बिकता क्या? कहती कभी नहीं बिकता हमारे यहाँ पे, मेरे पापा ने कह रखा है। मेरे को शक पड़ गया, जैसे इसने कहा ना कह रखा है मेरे पापा ने। मैंने कहा ये तो सीधी बात कभी सिखाता ही नहीं। मैंने कोई तो गड़बड़ है। मैं कहा उसने सच्ची बता, बिकता नहीं क्या सामान? कहती नहीं बिकता ना, पापा ने कह रखे नहीं बिकता तो नहीं बिकता। मैं कहा तुम्हें को बता दे, मैं नहीं बताता किसी को। कहती ना ना मेरे को पता है, मैंने बताना है, तुमने अभी फोन मारना है, अल्टीमेटली बसना मैंने ही है। मैं कोई बात नहीं, मैं नहीं कहता, नहीं कहता, बता दे चल, कोई बात नहीं बता दे। कहती बता दू? मैं कहा बता। कहती पापा ने पता क्या करते हैं, कोई कस्टमर आ जाए उसे कहते 150 रुपए का सामान है। कस्टमर कहते इतना महंगा सस्ता नहीं करोगे? कहते पापा कहते नहीं है सस्ता सामान, ले चला जा। कहते एक शर्त पे सस्ता हो सकता है, 10 रुपए कम कर देंगे तेरे,
तेरे को देंगे 140 रुपए का, पर बिल देंगे तेरे को 110 रुपए का। बात समझ में आ रही है? 30 रुपए खा गए। कहते हैं अगर हम आपको 140 बताए तो कितनी कमीशन कर देते? 14 रुपए। पापा ने 30 रुपए तो ऐसे ही साफ कर दिए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है आपको? कहती पापा का दिमाग बड़ा तेज चलता है, मगर उल्टे कामों में ही चलता है। बात समझ में आ रही है? कहती एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दिमाग है मेरे पापा के पास। मैंने कहा यार कमाल का आदमी है यार, मतलब चोरी चकारी मतलब सारा दिन ध्यान है इसका। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप इसकी जगह होते आप ऐसा ना करते? सबके दिल दिमाग की घंटियां बज रही है, सबकी घंटियां बजी टन टन टन। आप मेरे एक बात समझ में आ गई आपको? बताओ ये धोखा है कि नहीं है? ऐसे करना चाहिए धोखा, पर करोगे? आप मुझे बताओ अन्याय है कि नहीं है मेरे साथ? और ये ज्यादा चालाक नहीं बन रहा कुछ, हर बात में चोरी ढूंढ के बैठ जाता है। दिल दुख रहा होगा, नहीं दुख रहा होगा? बहुत दिल दुख रहा है। अच्छा यूपी वाले, एक बच्चा कह रहा है यूपी वाले ऐसे ही होते हैं। बेटे आप सारे यूपी वालों को बदनाम कर रहे हो, ऐसे नहीं होते। मैं तो मजाक मजाक में कह रहा था। वो बच्चा कह रहा है इससे भी गंदे होते हैं। नहीं कह रहे, अच्छे होते हैं। अच्छा यूपी चेंज कर दो, हरियाणा में आ जाओ। चलो हरियाणा में आ जाएगी, क्या इश्यू है ऐसे? चलो आप मुझे बताओ ये धोखेबाज है कि नहीं है? इसके धोखों से कैसे बचूं मैं? मुझे बड़ा गुस्सा तो आया होगा ना इंटरनली, प्रकट कर सकता गुस्सा? नहीं। मैंने फोन मारा, मैंने कुछ नहीं बोला इसको। मैंने फोन मारा, कहती आ गया ना फोन, यही पता था मेरे को, पता था मेरे को। फोन आया, मैं कहा और सर क्या हाल चाल है? कहते ठीक है। मैं कहा सर आप 110 का सामान बेचते हो? कहते हाँ 110 से महंगा बिकता ही नहीं है, क्या करे कस्टमर लेता ही नहीं। नहीं कोई बात नहीं, पता है मुझे सारा, कोई नहीं टेंशन ना लो। मैं कहा आपको मैंने कहा मेरे 10% ऑफ सेल कमीशन दूंगा। कहता हाँ। मैं कहा मैं आज आपको एक और ऑफर देता हूं। कहते क्या ऑफर है? मैं कहा मेरी बात समझो, आप अगर 110 से फालतू में बेच दो ना, जितना एक्स्ट्रा होगा उसका 60% तुम्हारा। क्यों चोरियां कर रहे हो? 40% तो दे दो कम से कम, इतनी भी क्या बुक भरी है? चोरी करने की भी क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता अब चोरी करेगा। अगर अब भी चोरी करेगा तो फिर तो मैं एजेंसी छीन लूंगा अपनी। यार मैंने बोल दिया कि भाई साहब बेचो महंगा, आप मान लो 120 का बेचो, 12 रुपए कमीशन तो एक होगी आपकी। जो 110 का बेचना था 10 का फालतू बेचा, 60%, 6 रुपए कमीशन और होगी, 18 रुपए कमीशन होगी। अभी जान लेगा क्या? और मैंने तो एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं लिया, 4 रुपए लिए एक्स्ट्रा में, और चोरी का नाम खत्म कर दिया। अब आदत ही चोरी की हो, फिर तो हम सुधार सकते ही नहीं। जैसे मेरे एक दोस्त है, मैं उसकी ना फैक्ट्री है, उसकी फैक्ट्री में ना जो वो है बाहर गेट पे आदमी बैठा है, वो गेट पे आदमी जो बैठा है वो ना चोरी करता है रात को। चोरी क्या करता है वो, जो डीजल होता है ना, वो ना बाहर जनरेटर पड़ा है, जनरेटर में डीजल होता है, रोज शाम को उसमें से डीजल निकाल लेता है और लगभग 400 से 500 400 रुपए का डीजल निकाल देता होगा रोज उसमें से। अब 400 का डीजल निकाल देता है तो महीने के 12,000 हो गए, ठीक है। और मेरा दोस्त ना उसको 8,000 तनख्वाह देता है सिर्फ, तो बड़ा खुश है वो कि 12,000 तो मेरे ऊपर से ही बन जाते हैं और 8,000 में तो मेरी तनख्वाह ही है खाली। बात समझ में आ गई आपको? एक दिन मैंने उससे बात की, मैंने कहा तेरे को पता नहीं है वो चोरी करता है यार, भगा दे उसको और रख ले कोई। कहता तेरे को क्या पता है यार बिजनेस कैसे चलते हैं? मैं कहा फिर भी कोई बात तो हो। कहता मुझे चाय वाला ना 6 बार आके कह गया रात को ही चोरी करता है। कहता मैंने कुछ नहीं कहा, फर्क नहीं पड़ता। मैं कहा रीजन? कहता इतना बढ़िया वफादार चौकीदार ना, बस तेल तो चोरी करता है ना, 20,000 से कम का नहीं मिलता, 20,000 से कम का नहीं मिलता। इसकी आदत है चोरी की, मैं इसकी 20,000 तनख्वाह कर दूं तभी चोरी करेगा ही करेगा। मैंने इसकी तनख्वाह 8 कर रखी है, मैंने कहा 12,000 तू चोरी कर। मतलब उसकी आदत है चोरी की, ये सुधारी नहीं जा सकती। कहता क्या भरोसा अगला आएगा चोरी नहीं करेगा?
चोरी तो अगला भी करेगा, और इससे बढ़िया आदमी मिल नहीं सकता। और ये बड़ा खुश है कि मैं चोरी करता हूं। कहते इसको खुश रहने दे, इसी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैंने कहा बात ठीक कर रहा है तू, आपको मेरी बात समझ आ गई है। कहता है ये जिंदगी में नौकरी नहीं छोड़ सकता, मैं कितनी भी तनख्वाह बढ़ाऊं ना बढ़ाऊं इसको फर्क नहीं पड़ा, छोड़ेगा ही नहीं। क्योंकि इसको पता क्या लगता है, मेरे 400 रुपए रोज चोरी के आते हैं। कहता है खुश है इस बात से। तो कहता मैं भी खुश हूं, 20,000 देने थे ऐसे नहीं तो वैसे, भाई इतना सा फर्क पड़ता है, पेट्रोल लाता है वो डीजल आता है इकट्ठा लाता है, ये डरता भी रहता है मेरे से कि मैंने चोरी की मैंने चोरी की, और काम भी करता है और काम बड़ा अच्छा करता है, और नौकरी भी छोड़ के कभी नहीं जाएगा, क्योंकि दूसरी जगह जाएगा इसको चोरी को मिलेगा नहीं। इसको दूसरे वाला अगर 20,000 तनख्वाह भी देगा ना, कहता है तब भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसको आइडिया नहीं है कि रोज मैं 400 की चोरी करता हूं। इसको लगता है किसी दिन 1000 की हो जाती है, किसी दिन 100 की होती है, किसी दिन होती ही नहीं। कहता है मेरे 400 की आती है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कहता है ये छोड़ के जाएगा नहीं जिंदगी में। मैं कहा दिमाग तो बहुत तेज चला रहा है। कहता है ऐसे ही इसका बाप अब छोड़ेगा मुझे ना, क्यों? अगर आदत ही चोरी की फिर तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मैंने तो न्याय संगत इसको 60% बचता नहीं होगा चोरी से, मैंने तो कह दिया जितना एक्स्ट्रा आएगा 60% तेरा। अब तो ये तभी चोरी करेगा अगर इसका दिमाग खराब होगा, जैसे मैंने अभी बताया उस आदमी का दिमाग ही खराब है, मुझे 20,000 तक पहुंचना है, वो नॉर्मल नौकरी कर ले 20 मिल जाएंगे, चोरी की जरूरत क्या है? ऐसे ही मैंने इसके बाप को एक ऑप्शन दी हुई है, चोरी मत कर, एक्स्ट्रा का बेच मुझे बता, 60% ले 40 मुझे दे, थोड़ा मेरी जेब में आएगा थोड़ा तेरी जेब में आएगा, चोरी की जरूरत खत्म। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? मेरा ऑफर कैसा लगा? ऑफर अच्छा लगा ना? तो आप मेरी बात समझे, इस कमीशन को बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। जो प्राइस बताया गया है उस प्राइस से अगर एक्स्ट्रा पर सेल कर दिया जाए तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है उसका कुछ परसेंट कमीशन दी जाती है, जिसे ओवरराइडिंग कमीशन कहते हैं। नॉर्मली ये कमीशन बहुत हाई होती है, तो जायज बात है हाई करनी पड़ेगी, क्यों उसको चोरी की आदतें डाल रहे हो? कैसा लगा? मुझे पता है आपका दिल क्या कह रहा है। इस पे एग्जाम्पल हो फिर लिखवाओ। यार तो तुमने बड़ा दुखी कर रखा है यार। एग्जाम्पल नंबर 11, चलो एग्जाम्पल नंबर 11, हमारी कॉस्ट है 1,00,000 रुपए की, चलो ठीक है। आईपी है 1.5 लाख रुपए का, सेल प्राइस है 2,00,000 2.5 लाख रुपए। चलो मैं कमीशन बता रहा हूं आपको, कमीशन ऐसे मैं कई केस बनाऊंगा। फर्स्ट केस 10% नॉर्मल कमीशन, 5% डेल क्रेडिटेड कमीशन, 30% ओन, या 25% दे देता हूं चलो ओन, सरप्लस रियलाइज्ड, जितना भी सरप्लस आएगा ओवर आईपी। ओवर आईपी एक क्वेश्चन ये बना दिया, ऐसे दूसरा बनाऊंगा, ऐसे तीसरा बनाऊंगा, बस 3 क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। आप मुझे बताएं जल्दी कितनी कमीशन आएगी? सॉल्यूशन सॉल्यूशन मुझे पहले बताओ नॉर्मल कितनी है? नॉर्मल किस पे दी जाती है? सेल पर। 25 लाख का 10%, 2.5 लाख का 10%, 25। डेल क्रेडिटेड कमीशन 2.5 लाख का 5%, 12,500। थर्ड ओवर राइडिंग कमीशन 2.5 लाख का माइनस, मैंने क्या कहा है, रिलाइज ओवर आईपी। आईपी कितना है? 1.5 लाख, 1 लाख का 25%। किसी से मुश्किल लग रहा है? पक्का ना?
कितना आ गया? 25,000 टोटल। 50, 60 और 2 62,000। किसी को डाउट है? पक्का? अब 10% नॉर्मल कमीशन, 5% डेल क्रेडिटेड कमीशन, 25% सरप्लस रियलाइज्ड ओवर आईपी एंड ऑल कमीशन। ऑल कमीशन आपको देना है 25% सरप्लस जो रियलाइज किया गया आईपी से ऊपर और सभी कमीशनों से ऊपर। बच्चे इसमें बड़ी गलती करते हैं। सेकंड पार्ट, नॉर्मल बताओ कितनी है? नॉर्मल 2.5 लाख का 10% 25,000। कोई डाउट है किसी को? अब डेल क्रेडिटेड 2.5 लाख का 5% 12,500 ओवर राइडिंग। बच्चे यहां गलती करते हैं, एग्जाम में ये कई बार आ जाता है। 2.5 लाख माइनस 1 लाख माइनस 37,500 नहीं, माइनस 1.5 लाख आईपी है, 1.5 लाख बोलो माइनस 37,500। उसने कहा सारी कमीशन घटाने के बाद, अभी रुक जाओ, 25/125 सारी कमीशन घटाने के बाद, मतलब जो अब कमीशन आएगी वो भी घटाने के बाद। मैंने लिखा था सारी कमीशन घटाने के बाद। तो कितना आ गया ये? कितना? 12,500 टोटल। टोटल 50,000। कोई डाउट है किसी को? सोच लो अभी भी। थर्ड बनाता हूं, 10% नॉर्मल कमीशन, 5% डेल क्रेडिटेड कमीशन, 25% सरप्लस रियलाइज्ड ओवर कॉस्ट एंड ऑल कमीशन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, लिखी क्या लाइन हुई है? कॉस्ट और सारी कमीशन घटाने के बाद। चले थर्ड, नॉर्मल कितनी है? जल्दी बोलो, कैसे निकाला आपने नॉर्मल? 2,50,000 का 10% 25,000। डेल क्रेडिटेड 2,50,000 का 5% 12,500। ओवर राइडिंग 2.5 लाख माइनस 1 लाख, अब कॉस्ट माइनस 37,500 इंटू 25/125 22,500 टोटल। टोटल कमीशन कितनी आएगी? कितना? 60,000। 60,000 कमीशन आ गई। कोई डाउट है? मुझे पता है अब आप क्या कह रहे हो, हमें लिखवा तो दो। मैंने यहां पे चल रहा था आपके पास डेल बैड डेट्स की कमीशन, वो कौन सी कमीशन चल रही थी थ्योरी में? डेल क्रेडिटेड कमीशन लिखवाई थी। जरा सा डेल क्रेडिटेड कमीशन के बारे में एक बात समझ लो, एक बार बड़ी दिक्कत करते हैं लोग। डेल क्रेडिटेड कमीशन के बारे में लिखा होता है कि डेल क्रेडिटेड कमीशन आपको उस पे, यार लोग कहते हैं उधार सेल पर दी जानी चाहिए। उधार सेल पर नहीं, टोटल सेल पर। ठीक है ना? पहले लिख लो इस लाइन को, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। इट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड ऑन टोटल सेल्स। लोग क्रेडिट सेल पे बोलते हैं, कहते हैं बैड डेट्स तो क्रेडिट सेल से होते हैं। मैं इसके रीजन में नहीं जाना चाहता,
आप टोटल सेल लिख ले। आगे लिखें ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन लिखो, इफ consignee sold goods above the declared price, above the set price, above the set price, then consignor provided extra commission on extra price, on extra sale price. Normally this commission is very high. नॉर्मल ये कमीशन बहुत ज्यादा होती है। नॉर्मली दिस कमीशन इज वेरी हाई। सच बताऊं, मोटा मोटा खत्म। अब तो सिर्फ क्वेश्चन करने बाकी हैं। क्वेश्चन करें और फिर देखते हैं कोई एक आधी बात आएगी तो बीच में समझा देंगे। नॉर्मली हमारे पास कंसाइनमेंट कंसेप्चुअली खत्म। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ना? आसान है, कोई दिक्कत नहीं।